Good morning everyone. So here we are dealing with the another disorder of the prostate gland, that is benign prostate hyperplasia. सो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है ये आपको क्लियर है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक ग्लैंड है बेटा, जो कि ब्लैडर के नेक पे होता है। सो डायग्राम में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ब्लैडर का नेक जो है जो यूरेथ्रा से अटैच्ड है। एक फर्स्ट डायग्राम जो है आपका नॉर्मल प्रोस्टेट दिख रहा है, और दूसरा जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गया है, और एनलार्ज होने के कारण क्या कर रहा है, ये ब्लैडर का नेक को कंप्रेस कर रहा है, जिसके कारण से यूरिन का फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया. The prostate in a male reproductive gland that produces the fluid that carries sperm during ejaculation. It surrounds the urethra, the tube through which urine pass out ऑफ द बॉडी. सो ये इंट्रोडक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, है ना. जो सीमेन है, स्पर्म जो है इजैकुलेशन के समय जब बाहर आता है तो कुछ प्रोस्टेट सिक्रेशन भी उसमें से मिक्स होकर के वो बाहर आता है. एग्जैक्टली कहाँ सिचुएटेड है, ब्लैडर के नेक पे है. और इफ़ ये एनलार्ज हो जाता है, दैट मीन्स अगर ये साइज़ में बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो होता है एग्जैक्टली ब्लैडर के नेक को कंप्रेस करेगा, और एग्जैक्टली यूरिन का फ्लो को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है. ये एग्जैक्टली जो डिसऑर्डर है ये नॉर्मल हर मैन में नहीं प्रेजेंट रहता है. एग्जैक्टली उन्हीं पर्सनस में प्रेजेंट होता है जो एडवांस्ड एज में हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, है ना. एजिंग प्रोसेस का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है. जैसे जैसे सिस्टम हमारा धीरे धीरे डिटोरिएट होते रहता है, वैसे ही प्रोस्टेट में भी चेंजेस डेवलप होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है साइज़ में बढ़ने लगता है. सो मोस्ट कॉमन ये ओल्डर पीपल में हमको क्या है देखने के लिए मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ an enlarged prostate is often called benign prostate hyperplasia or benign prostatic hypertrophy. It is not cancer and it does not raise your risk of prostate cancer. So ये benign एक लेजन है बेटा. benign मतलब पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज्ड रहता है. ये एक टाइप ऑफ कैंसर नहीं है, है ना. भले हाइपरप्लेशिया होता है, सेल जो है साइज़ में और नंबर में क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, बट एग्जैक्टली ये क्या नहीं है, कैंसर नहीं है. ये एग्जैक्टली प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो रही है. मसल्स जो हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं, और वो एग्जैक्टली एजिंग प्रोसेस के कारण है. ओके, now next is the definition part. So benign prostatic hyperplasia, also known as benign prostatic hypertrophy, is a non-cancerous enlargement of the prostate, a small gland that encircles the urethra in male and produces a fluid that makes up a part of semen. So benign prostatic hyperplasia भी बोलते हैं इसको, और benign prostatic hypertrophy भी बोलते हैं. non-cancerous enlargement है prostate gland का. क्लियर है. now एटियोलॉजी है ना. सो एटियोलॉजी जो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का वो तो अननोन है, बट कुछ फैक्टर्स हैं जो एजिंग के कारण एसोसिएटेड रहते हैं. सो फर्स्ट जो है दैट इज़ इट इज़ डेवलप्ड इन दी एडवांस्ड एज. जो एडवांस्ड एज होते जाता है ओल्डर पीपल में हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. एंड इट इज़ सो कॉमन दैट इट हैज़ बिन सेड ऑल मैन विल हैव एन एनलार्ज प्रोस्टेट इफ़ दे लीव लॉन्ग इनफ, है ना. जिनका एज बहुत एडवांस्ड हो गया है, हर मैन को PPH होने के चांसेस क्या रह जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इज प्रेजेंट इन द मैनी मैन ओवर एज 40 एंड मोर देन 90% ऑफ मैन ओवर एज 80. ओके, नो रिस्क फैक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड अदर देन हैविंग नॉर्मली फंक्शन टेस्टिकल. सारे सिस्टम जो है नॉर्मल फंक्शन करते हैं, बस एक ही रिस्क फैक्टर है, दैट इज़ दी एडवांस्ड एज, है ना. सो एजिंग जो है उसका मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है. नॉ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो शो करता है पेशेंट, दैट इज़ ब्लड इन द यूरिन आएगा, हेमेचूरिया होगा, है ना, कॉज्ड बाय दी स्ट्रेनिंग टू वॉइड, क्योंकि जो ब्लैडर नेक है उसको वो कंप्रेस कर रहा है, और जिसके कारण से यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता है. बट जैसे ही ब्लैडर जो है फुल होता है यूरिन से, सो पर्सन को अर्ज होता है यूरिनेट करने का. सो उसके कारण से पर्सन को क्या होगा, स्ट्रेनस वॉइडिंग कोशिश करेगा, जिसके कारण से उसको हेमोचीरिया होगा. ड्रिबलिंग होगा वॉइडिंग के समय में, ड्रॉप करके यूरिन जाएगा. नाउ फीलिंग दैट द ब्लैडर हैज़ नॉट एम्प्टीड कम्प्लीटली आफ्टर द यूरिनेशन. नाउ मेनली फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन पर्टिकुलरली मेनली नाइट के समय होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी नॉक्चूरिया. नाउ हेजिटेंट, इंटरप्टेड और वीक यूरिन स्ट्रीम कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड फोर्स, क्योंकि फोर्सफुली आ ही नहीं रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है. ओके, नाउ लीकेज ऑफ द यूरिन, दैट इज़ ओवरफ्लो इनकंटिलेंस डेवलप होगा. पुशिंग और स्ट्रेनिंग टू बिगिन यूरिनेशन, पर्सन को बहुत ट्रबल करना पड़ रहा है, ट्रबल हो रही है जब वो यूरिनेट कर रहा है ना, उसको स्ट्रेन करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है. बट एग्जैक्टली क्योंकि कंप्रेस है ब्लैडर का नेक, तो यूरिन प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है, बाहर नहीं आ पाता है. नाउ रिकरेंट सडन अर्जेंट नीड टू यूरिनेट एंड अर्जेंसी एंड लीकिंग और
ड्रिबलिंग। तो ये कंडीशन जो है BPH वाले पेशेंट में हमको देखने के लिए मिलता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी है दैट इज़ ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर, है ना। ईटियोलॉजिकल फैक्टर में मेन जो फैक्टर है दैट इज़ द एज, एडवांस्ड एज है बेटा। सो बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज होते जाता है। नॉर्मली थिन एंड फाइबरस आउटर कैप्सूल ऑफ द प्रोस्टेट बिकम स्पॉन्जी एंड थिक एज एनलार्जमेंट प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे आपका ये जो फाइब्रस कैप्सूल है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो धीरे धीरे स्पंजी होने लगता है और थिक होने लगता है और एनलार्जमेंट प्रोग्रेस होता है। नाउ हाइपरट्रॉफिड लोब्स कंप्रेसेस द ब्लैडर नेक एंड प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कॉजिंग द इनकम्प्लीट एम्प्टिंग एंड यूरिनरी रिटेंशन। सो जो हाइपरट्रॉफिड लोब है, हाइपरट्रॉफिड का मतलब जो साइज़ में बड़े हो गए हैं, एनलार्ज्ड हो गए हैं, वो जो लोब्स हैं प्रोस्टैट के वो ब्लैडर के नेक को कंप्रेस करेंगे एग्जैक्टली प्रोस्टैटिक जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है वहाँ पर, और ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा और एग्जैक्टली यूरिन वहाँ पर रिटेन हो जाएगा। नाउ ग्रेजुअली डायलेटेशन ऑफ यूरेटर्स एंड दी किडनी। अब सब यूरिन जो है ब्लैडर में भरा हुआ है, सो आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस वाला कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि बैकफ्लो हो रहा है यूरिन का, कहाँ पर, यूरेटर में और किडनी की तरफ। ओके, नाउ प्रोलॉन्ग यूरिनरी रिटेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और लंबे समय तक ये चीज़ चलता रहा सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि यूरेथ्रा को, ब्लैडर को, यूरेटर्स को, किडनी को, सबको क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है। सो इसको प्रॉम्प्टली ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट को भी बहुत ही ज़्यादा यूरिनरी जो प्रॉब्लम है उससे सफ़र करना पड़ता है। सो दिस इज़ द सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ BPH। नाउ असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। सो फर्स्ट है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, पैल्पेट करेंगे रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड को। नाउ ब्लड टेस्ट है एक PSA दैट इज़ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट है, जो कि ब्लड में हाई मिलता है। एग्जैक्टली PSA का लेवल जो है प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा हाई मिलता है हमको, बट कभी कभी BPH के समय में भी हमको हाई मिलता है। सो आपका कन्फर्म कैसे होगा कि ये BPH की कैंसर है? थ्रू दी बायोप्सी, है ना। तो बायोप्सी के थ्रू आपके कैंसर सेल आपको पता चल जाएंगे, और अगर वो नॉर्मल सेल है दैट मीन्स वो क्या है, BPH है। नाउ रेक्टल अल्ट्रासाउंड है, यूरिन फ्लो स्टडीज़ है, नाउ इंट्रावीनस पाइलोग्राम करना है और सिस्टोस्कोपी करना है, जिसके थ्रू हम प्रोस्टेट जो एनलार्जमेंट है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। नाउ मैनेजमेंट पार्ट। सो सबसे फर्स्ट है दैट इज़ द सेल्फ केयर। सो सिम्टम्स अगर माइल्ड है सो यूरिनेट व्हेन पेशेंट फर्स्ट गेट द अर्ज। जैसे ही उसको अर्ज आता है उसको तुरंत कहाँ पर जाना है, बाथरूम जाना है और यूरिनेट करना है उसको। ओके, इवन इफ पेशेंट डोंट फील और नीड टू यूरिन, जब उसको फीलिंग हो भी नहीं रही है ना तब भी उसको क्या करना है, एक रूटीन बना लेना है कि हाँ मुझे यूरिन करने के लिए जाना है। ना जो स्टिमुलेंट होते हैं, ब्लैडर स्टिमुलेंट, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कॉफ़ी हो गया, कैफ़ीन हो गया, सो आपका आफ्टर डिनर इसको नहीं लेना है उसको, क्योंकि नाइट नॉक्चूरिया जो है बहुत ज़्यादा होता है। नाउ डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड एट वंस। एक बार में एकदम ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं पी लेना है, क्योंकि एकदम ब्लैडर फुल हो जाएगा और पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, फिर प्रॉपरली उसको एम्प्टी नहीं कर पाएगा। सो आपका अवॉइड ड्रिंकिंग करना है, पानी पीना है, ऐसे नहीं है कि नहीं पीना है, बट क्या करना है उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट ड्यूरेशन में क्या करना है उसको पीना है, और सोने के 2 घंटे पहले तो उसको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। नाउ ट्राई नॉट टू टेक ओवर द काउंटर कोल्ड और साइनस मेडिकेशन दैट कंटेन्स डीकंजेस्टेंट और एंटीहिस्टामिन्स। दिस मेडिकेशन कैन इंक्रीजेस BPH सिम्टम्स। तो यूरिनरी सिम्टम्स को जो ओवर द काउंटर्स डीकंजेस्टेंट है और हिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स है, जो वो उसके सिम्टम्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सो इनको आपको नहीं लेना है। नाउ कीप वार्म एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। कोल्ड वेदर एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में वर्सन द सिम्टम्स। सो पर्सन को वार्म रहना है, जैसे ही हमको ठंड लगती है तो यूरिन बहुत ज़्यादा फील होता है ना। सो आप पर्सन को कैसे रखना है, वार्म रखना है और एक्सरसाइज रेगुलरली परफॉर्म करना है। नौ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज, जो कि पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में पेशेंट को आपको टीच करना है कि यूरिन को और मोशन को रोकने के लिए जब हम उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ऐसा वाला उसको क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है कि वो वॉइड ना हो, उसको रोकने वाला प्रेशर। तो आपका पेल्विक मसल्स जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एग्जैक्टली जो मसल स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, बढ़ता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज़ कीगल एक्सरसाइज, है ना। और नाउ रिड्यूसेस स्ट्रेस, दैट इज़ नर्वसनेस और टेंशन कैन लीड टू मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सो स्ट्रेस को उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। सो ये माइल्ड सिम्टम के लिए सेल्फ केयर है जो पेशेंट को खुद ही अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मेडिकेशन है। सो अल्फा-1 ब्लॉकर्स हैं जिसमें बहुत सारे मेडिकेशन हैं, जिसमें टेराजोसिन है ना, एल्फ्यूजोसिन, बहुत सारा नेम है आपका, प्राजोसिन नॉर्मली हम लोग लेते हैं। सो ये मेडिकेशन जो है आपका एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, बट एग्जैक्टली ये जो मसल्स होते हैं, ये जो मेडिकेशंस है ना बेटा, वो अल्फा-1 ब्लॉकर्स जो होते हैं ब्लैडर नेक मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण से ईजिली पर्सन यूरिनेट कर पाएगा। नाउ फिनास्टेराइड एंड
ड्यूटास्टेरॉइड, है ना। सो ये 2 ड्रग है आपके, दैट ये आपका हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको लो करता है, प्रोस्टाग्लैंड के हार्मोन की प्रोडक्शन को लो करता है, जिससे आपका जो साइज़ है प्रोस्टाग्लैंड का वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, और वो इंक्रीज़ करता है यूरिन के फ्लो को और डिक्रीज़ करता है BPH के सिम्टम्स को। ना एंटीबायोटिक्स देना है, क्यों देना है, अगर इन्फ्लामेशन प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो गया, जिसके इन्फ्लामेशन के कारण भी क्या होता है, कभी कभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाते हैं। सो आपको एंटीबायोटिक्स भी क्या करना है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। ना सर्जिकल मैनेजमेंट है। सो सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो आपका ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टैट, है ना। तो ट्रांस यूरेथ्रल का मतलब यूरेथ्रा के थ्रू ही आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंसर्ट करते हैं हम लोग, और उसके थ्रू जो एनलार्ज प्रोस्टैट ग्लैंड है उसका जो एक्स्ट्रा मसल्स है उसको कट करके क्या किया जाता है, रिसेक्ट करके क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। नॉट ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टैट। सो इंसिजन ऑफ द प्रोस्टैट है, ये भी आपका थ्रू द यूरेथ्रा ही करते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, आपका प्रोस्टैट टिश्यू को क्या नहीं करते हम लोग, रिलीव नहीं करते हैं एग्जैक्टली। इंसिजन दे करके जो प्रेशर है उसको क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं ब्लैडर नेक पे जो है। नॉट ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। सो इसमें आपका एक एंटीना लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, माइक्रोवेव जो एंटीना है वो यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, और यूरेथ्रा के थ्रू प्रोस्टैट के सेल को जो ओवरग्रोथ सेल है उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओके, सो सेल का साइज़ क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट और है सर्जिकल मैनेजमेंट, दैट इज़ ट्रांस यूरेथ्रल निडल एब्लेशन ऑफ द प्रोस्टैट। सो एग्जैक्टली इसमें हीटेड निडल जो है वो यूज़ किया जाता है प्रोस्टैट टिश्यू को बर्न करने के लिए। नाउ ट्रांस यूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेज़र इंड्यूस्ड प्रोस्टेक्टोमी, है ना। प्रोस्टेक्टोमी का मतलब ही है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। सो एग्जैक्टली इन दिस प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड जो गाइड है, गाइडेंस हम लोग लेते हैं, और उसके थ्रू जो प्रोस्टैट ग्लैंड है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, प्रोस्टेक्टोमी किया जाता है। ओके, सो अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल का मतलब यूरेथ्रा के थ्रू ही जाएंगे, बट अल्ट्रासाउंड गाइडेड जाएंगे और लेज़र के थ्रू क्या करेंगे, जो प्रोस्टैट ग्लैंड है उसको कट करके बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ प्रोस्टेक्टोमी। सो प्रोस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ दी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जो प्रोस्टैट, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अदर मेजर्स जब काम नहीं आ रहे हैं और जो प्रोस्टैट है वो कंटिन्यूसली प्रेशर क्या करके रखा है, अप्लाई करके रखा हुआ है सब, तब उस समय हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्टैट ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। सो आपको जो प्रोसीजर है जब हम लोग एब्डोमेन के ऊपर से करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी सुप्राप्यूबिक या फिर रेट्रोप्यूबिक कहते हैं, और अगर पेरिनियल एरिया से हम लोग कर रहे हैं सो वो कहलाता है आपका पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। ठीक है, और जैसे ही प्रोस्टेट तक हम पहुँचते हैं वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके क्या किया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, और ब्लैडर नेक का प्रेशर को फिर रिलीज़ किया जाता है। जैसे ही प्रोस्टेट का प्रेशर कम होता है वैसे ही यूरिनरी सिम्टम्स अपने आप क्या हो जाते हैं, पेशेंट के ठीक हो जाते हैं, यूरिन का फ्लो ठीक हो जाता है, इनकंटिनेंस पेन है या अर्ज है वो सब क्या हो जाता है आपका, रिलीव हो जाता है। ओके, ना नर्सिंग मैनेजमेंट है। सो देयर आर लिस्ट ऑफ सम नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज़ एक्यूट पेन है, हाइपरथर्मिया इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट के कारण से, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी हो सकता है बिकॉज पर्सन को पानी कम पीना है, यूरिनेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, फियर एंड एंग्जाइटी रहती है उसको, नाउ डेफिशिएंट नॉलेज रहता है उसको डिसीज़ कंडीशन से रिलेटेड। सो मेन जो इंटरवेंशन हमको परफॉर्म करना है एज अ नर्स, दैट इज़ रिलीविंग पेन रिलीव करना है, नाउ मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नाउ प्रमोटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड डिक्रीजिंग द फियर एंड द एंग्जाइटी। सो पेन मेडिकेशन दे करके पेन रिलीव करना है, नाउ हॉट फोमेंटेशन देना है पेशेंट को, वार्म रखना है पेशेंट को। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है इन्फेक्शन के कारण सो आपका एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक थेरेपी हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। पेशेंट का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है आपको, स्मॉल फ्रीक्वेंट फ्लूइड इनटेक भी देना है और स्मॉल फ्रीक्वेंट आपको डाइट भी देना है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे करके उसका फियर और एंग्जाइटी को हमको कम करना है। नाउ नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंशन पार्ट, दैट इज़ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन शुड बी अवॉइडेड। Now, good perennial hygiene should be maintained. Sex should be avoided when one's partner has an active bacterial vaginal infection. And next is, if the kidneys, bladder or other genitourinary organs are infected, prompt treatment may prevent the development of prostatitis, and treat acute episodes promptly and effectively. So इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने अभी जो पढ़े, सो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो एनलार्जमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके, नाउ अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है अगर ट्रीट नहीं किया BPH को तो वो अराइज
हो सकता है. सो दैट इज़ सडन इनएबिलिटी टू यूरिनेट, प्रॉपरली नहीं कर पाएगा यूरिन पर्सन. ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, स्टैसिस के कारण से यूरिन स्टोन हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है अगर इन्फ्लक्स हो गया यूरिन वापस यूरेटर से किडनी में. ना ब्लड जो है वो यूरिन में आ सकता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेनस वॉइडिंग. ठीक है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन. नाउ द प्रोग्नोसिस पार्ट. सो द मोस्ट पेशेंट विद द acute bacterial prostatitis are cured if they receive proper antibiotic treatment. Every effort should be made to get a cure at the acute stage because chronic prostatitis can be much more difficult to eliminate. If the acute illness is not controlled, complications such as the localized infection, kidney infection or other infections of the blood, that is called septicemia, may develop. When chronic prostatitis cannot be cured, it still be possible to keep urinary symptoms under the control and keep the patient active by using low doses of antibiotic and other measures. Okay, so मेन यहाँ पर प्रोस्टेटाइटिस के बारे में दिया है. प्रोस्टेटाइटिस में लीड टू BPH है ना, उसको लीड करता है वो. सो प्रोस्टेटाइटिस भी हमने पढ़ा हुआ है. बिकॉज इन्फ्लामेशन उसमें रहेगा तो एनलार्जमेंट उसमें भी क्या होगा, डेवलप होगा. और वो अगर ट्रीट नहीं हुआ बेटा तो प्रोस्टेट में एब्सिस डेवलप हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो सकता है. सो आपका अर्ली जो इन्फेक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, हमको उसको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है और उसको इमीडिएटली क्या करना है, हमको ट्रीट करना है. पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको देना है. ऐसा नहीं है कि BPH या प्रोस्टेटाइटिस क्या नहीं हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जो ट्रीट नहीं हो सकता. हमको अर्ली और प्रॉम्प्ट जब हम ट्रीटमेंट लेंगे, आपका लाइफस्टाइल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और सेल्फ केयर में हम लोग जब थोड़ा ध्यान देंगे, पेशेंट को टीच करेंगे, सो एग्जैक्टली पर्सन को उन सारे सिम्टम्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं. तो प्रोग्नोसिस गुड है इसका. इतना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है प्रोस्टेटाइटिस और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी नहीं है अगर वो अर्ली क्या कर लिया गया है, ट्रीट कर लिया गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी benign prostate hyperplasia. Okay, clear all the topics? Thank you.